हम लोग का जो न्यू टॉपिक है, ठीक है, वो है डोमेन एंड होस्टिंग। कोई बता बता सकता है, कुछ आइडिया हो डोमेन वगैरह का क्या होते हैं? किसी को कुछ भी आइडिया हो? देखिए, ये जो एड्रेस है इसी को कहते हैं डोमेन। कोई भी वेबसाइट का जो पर्टिकुलर एड्रेस रहता है, ठीक है, वही डोमेन होता है। ठीक है। और होस्टिंग क्या होता है, ऐसे समझिए कि वो जो डोमेन है, सपोज ये गूगल है, ठीक है, आपको पता लग गया ये जो एड्रेस होता है इसी को डोमेन कहते हैं। ठीक है। अब ये जो गूगल लिखा हुआ है, ये फंक्शनैलिटीज़ वगैरह हैं, ये बटन्स लगे हुए हैं, अब ये सब जो है प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है, और वो सब एक फाइल में लिखे जाते हैं। ठीक है। और उन फाइल्स को जहाँ स्टोर किया जाता है वो उसको होस्टिंग कहते हैं। ठीक है। सबसे सिंपल, डोमेन मतलब घर का, ऐसे समझिए एग्जांपल के लिए, डोमेन का मतलब होता है घर का एड्रेस। ठीक है। वहीं पर, ठीक है, होस्टिंग का मतलब होता है आपका घर जो कि उसी एड्रेस पे बना है। ठीक है। जैसे google.com, ये डोमेन है, ठीक है, और ये इसकी जो भी फाइल्स वगैरह स्टोर रहेंगी वो होस्टिंग पे जाती हैं। ठीक है। वेबसाइट की जो फाइल्स होती हैं, चाहे वो फोटो हो, इमेज हो, वीडियो, कुछ भी हो, वो होस्टिंग में सेव होती है, तब भी एक वेबसाइट लाइव होती है। वेबसाइट को लाइव होने के लिए दो चीज़ों की नीड पड़ती है, एक डोमेन, दूसरा होस्टिंग, तब भी एक वेबसाइट लाइव होती है। ठीक है। इस पूरे चैप्टर का देखिए हम देखेंगे कि डोमेन क्या होता है, ठीक है, होस्टिंग क्या होती है, ठीक है, तो कितने टाइप के डोमेन्स होते हैं, कितने टाइप की होस्टिंग्स होती हैं, ठीक है, यूजेस और डिफरेंट होस्टिंग एंड डोमेन के टाइप्स। ठीक है। हम भी देखेंगे वेबसाइट्स इंटरनेट पे लाइव जाती कैसे हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसी में देखेंगे। ठीक है। स्टार्टिंग हम करते हैं वेबसाइट से। ठीक है। हम देखते हैं वेबसाइट काम करती कैसे। देखिए, कोई भी वेबसाइट है इंटरनेट पे, उसको तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, काम करने की। पहला, एक डोमेन नेम जो कि एड्रेस है। ठीक है। बिना एड्रेस के आपको कोई भी बिजनेस की वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, वो बनेगी नहीं। ठीक है। तो ये तो सबसे मैंडेटरी चीज़ है कि आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, होस्टिंग सर्वर, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की फ़ाइल स्टोर करेंगे। अब बिना वो वेबसाइट्स की फ़ाइलों के आपकी वेबसाइट शो ही नहीं करेगी। इवन अगर आप डोमेन खरीद भी लेंगे, ठीक है, डोमेन परचेज भी कर लिया आप, जब तक उस पर, ठीक है, फंक्शनैलिटी ऐड नहीं होगी, इमेजेस वगैरह ऐड नहीं होंगी, बटन्स वगैरह ऐड नहीं होंगे, तब तक उसकी काम की नहीं होगी। और ये सब जब आप ऐड करेंगे तो इसकी फाइल्स बनती है, और फाइल्स को स्टोर किया जाता है होस्टिंग में। ठीक है। तीसरी चीज़ आती है उस वेबसाइट की फाइल्स, और आपको पता है ये जो फाइल्स हैं ये होस्टिंग सर्वर में सेव होती हैं जाके। ठीक है। अगर इसको और इजी वे में समझें तो डोमेन का मतलब देखो वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है, होस्टिंग का मतलब है ऑनलाइन स्टोरेज या फिर सर्वर, जिसमें ये वेबसाइट का पूरा डेटा सेव होता है। ठीक है। और ये हैं फाइल्स, वेबसाइट का कोई कंटेंट हुआ या कोड हुआ वो इसी में सेव होता है होस्टिंग में जाके। ठीक है। अब देखो, इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे google.com, ये एक डोमेन है, गूगल के सर्वर्स जहाँ पे इस वेबसाइट का पूरा डेटा स्टोर रहता है वो होस्टिंग है। ठीक है। और गूगल के कोड हो गए, ठीक है, या जो भी फंक्शनैलिटीज़ वगैरह है, जो भी फाइल्स हैं, ठीक है, वो उसमें डेटाबेस में है, वो थर्ड में है। ठीक है। तो इस तरीके से वेबसाइट्स काम करती हैं। फिर हम देखते हैं डोमेन होता क्या है। A domain is the name, ठीक है, एड्रेस ऑफ वेबसाइट दैट यूजर्स टाइप इनटू अ ब्राउज़र टू विजिट अ वेबसाइट।
आप कोई भी वेब एड्रेस लिखते हैं यूट्यूब.com, yahoo.com, ये.com और कोई भी .com, wikipedia.com, ठीक है, ये सारे के सारे डोमेन के नेम ही है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे google.com ये बिग डोमेन है, youtube.com ये बिग डोमेन है, amazon.com, .in.com कुछ भी हो ये भी डोमेन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, वो भी उसी में आता है। मतलब ये जो एड्रेसेस होते हैं वेबसाइट्स के, इन्हीं को डोमेन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें भी होता क्या है, डोमेन जो है कुछ टाइप्स के होते हैं। उसमें फर्स्ट आता है TLD, इनको कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन और पॉपुलर एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, ये डोमेन के सबसे ज़्यादा पॉपुलर डोमेन के एक्सटेंशंस है। जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी, ऐसा क्यों होता है कि आपको .com ही दिखाई देती हैं? क्योंकि सब बहुत पुराने हैं या बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। .com है, ठीक है, .org है, .net है या .edu है। आपको पता है .com जनरली ऑलमोस्ट सब लोग यूज़ करते हैं। .org ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, .net, ठीक है, या तो नेटवर्क्स यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। दूसरा EDU आपको पता है एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, वो लोग यूज़ करते हैं इसको। अब ये इनका यूज़ क्या होता है? बिजनेस की वेबसाइट्स के लिए होता है, ठीक है, ब्लॉग्स में होता है, जो ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं वो लोग यूज़ करते हैं .com, ठीक है, या फिर एजुकेशनल वेबसाइट्स के लिए आप इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस .org में लगता है, जहाँ जो वेबसाइट्स .org की होती हैं बहुत अच्छा चांस है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट हो, क्योंकि ये जो एक्सटेंशन है वो यही रिफ्लेक्ट करता है, ये जो वेबसाइट है वो ऑर्गेनाइजेशन की ही। तो ये होते हैं TLDs, इनको TLDs के नाम से जाना जाता है, तब इनको कहते हैं टॉप लेवल डोमेन्स। रीज़न क्या है? क्योंकि सबसे पॉपुलर है और सबसे पुराने हैं। फिर दूसरा टाइप होता है CCTLDs, इनको कहते हैं कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। ये डोमेन जो होते हैं ये स्पेसिफिक रहते हैं कंट्रीज से रिलेटेड, ठीक है, स्पेसिफिक रहते हैं कंट्रीज के लिए या उन्हीं से रिलेटेड। जैसे आपने देखे होंगे जिन वेबसाइट्स के लास्ट में .in लगा रहता है, इसका मतलब होता है वो इंडियन वेबसाइट्स हैं, इंडियंस के लिए ही बनाई गई, ठीक है। आपने देखा होगा .UK, ये UK के लिए है, यूनाइटेड किंगडम के लिए। इसी तरीके से .US भी देखा होगा आपने, ये US के लिए होता है। इसी तरीके से आपने .AU देखा होगा, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए होता है, ठीक है। ऐसे आपने BR देखा होगा, वो ब्राज़ील के लिए होता है, ठीक है। मेनली अब देखो, इनका मतलब ये नहीं है कि ये वेबसाइट सिर्फ इंडिया में ही ओपन होंगी, ऐसा नहीं है। बस इस डोमेन का मतलब होता है मेनली इंडियन ऑडियंस के लिए या इंडियन पॉपुलेशन के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसको कोई भी खोल के देख सकता है, ये वेबसाइट कहीं भी ओपन हो जाएगी। इसीलिए इनको कहा जाता है CCTLD, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। ये स्पेसिफिक रहते हैं कंट्रीज़ के ही, ठीक है। अभी इनके यूजेस क्या होते हैं? देखो, जो लोकल बिजनेसेस होते हैं, मान लेते हैं किसी को सिर्फ इंडिया में डील करनी है तो वो .in यूज़ करेगा, ये रिफ्लेक्ट करने के लिए। शिपिंग वगैरह है, ठीक है, जो ऑर्डर प्रोसेस है पूरा वो सिर्फ इंडिया में ही रहता है, तो इसलिए लोकल बिजनेस यूज़ करते हैं। रीजनल वेबसाइट्स हैं, रीजन के बेसिस पर वो लोग यूज़ करते हैं इनको। और कंट्री स्पेसिफिक, किसी की वेबसाइट है, उसने कहा मुझे सिर्फ इंडिया से ही ट्रैफिक चाहिए, तो उसके हिसाब से भी लोग ले लेते हैं। अब मान लीजिए आपने वेबसाइट भी बनाई, आपने कहा मुझे सिर्फ .US, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट से ही मेरी वेबसाइट पर विजिटर चाहिए। तो आपको पता है US जो है Tier 1 कंट्री है, उनकी मनी स्पेंडिंग पावर बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग ये भी टारगेट करते हैं। ये रीज़न होते हैं CCTLDs के, ठीक है। ये कंट्रीज़ पे स्पेसिफिक रहते हैं, और लिमिटेशंस नहीं है कि इंडिया अगर .in है तो सिर्फ इंडिया में वेबसाइट ओपन होगी, ऐसा नहीं है, वर्ल्ड वाइड कहीं भी ओपन हो जाएगी, ठीक है। बस इनकी प्राइस में थोड़ा डिफरेंस रहता है। सपोज़ ये अगर 1000-1200 का है, ठीक है, ये डोमेन, तो ये बहुत ज़्यादा 200 या 300 रुपये सस्ता पड़ेगा, बस, और भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तीसरा है स्पॉन्सर डोमेन्स,
ये होता क्या है, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं स्पॉन्सर्ड डोमेन्स को, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस को। देखो, अब आपने कुछ वेबसाइट्स देखी होंगी जिनके लास्ट में लिखा होता होगा .gov, .edu और .mil। इनका मतलब होता है ये .gov मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है, .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं इसको। आपने देखे हैं कई वेबसाइट जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की होंगी वो .edu ही यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद .mil, ये होते हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बस, .mil मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ही यूज़ करते हैं। ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं क्योंकि ये मिलिट्री को अलॉट होते हैं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है, इसमें क्या है, देखो ये नए डोमेन है, नए डोमेन के एक्सटेंशन है जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं या रिसेंटली पॉपुलर है, जो इनको कह सकते हैं मॉडर्न डे के लिए ही बनाए गए। हो सकता है कि ट्रेंड में चल रहा हो इस वजह से हो, ठीक है। और या फिर नीच के बेसिस पे, नीच मतलब होता है कैटेगरी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए .tech, सपोज कोई वेबसाइट है abcd.tech, टेक का मतलब है टेक्नोलॉजी, किसी की वेबसाइट टेक्नोलॉजी के बेसिस पे है तो वो पूरी वेबसाइट बनाएगा इसको यूज़ करके, क्योंकि कोई जब एक्सटेंशन पड़ेगा .tech तो इससे रिफ्लेक्ट होगा कि जो वेबसाइट है ना टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। फिर .store, ये अपने आप में रिफ्लेक्ट कर रहा है, .store मतलब ऑनलाइन स्टोर है इनका, उसको भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। .online, अब ये चीज़ आती है, देखिए .online कुछ बिजनेसेस भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ ब्लॉगर्स भी यूज़ कर रहे हैं, ये मिक्सअप है, ठीक है। फिर आता है सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। हेलो, यस सर, आ रही है अब। ठीक है। फिर देखिए .ai, अब आप लोगों ने टूल्स वगैरह यूज़ किए होंगे एआई से रिलेटेड, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम पे आपको पता है ट्रेंड में एआई चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए लोग .ai यूज़ करते हैं। अब ये रिफ्लेक्ट ये करता है ये जो वेबसाइट्स हैं वो एआई से रिलेटेड हैं, एआई टूल्स की ही हैं, एआई की ही वेबसाइट है, ठीक है। ये प्रेजेंट टाइम पे सबसे पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा ही नीच के हिसाब से काम कर रहे हैं, कैटेगरी के हिसाब से। टेक टेक वाला रिफ्लेक्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी वेबसाइट है, स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन है, मल्टीपल कोई भी हो सकता है, ठीक है। एआई है, एआई टूल से रिलेटेड है या एआई से ही रेलिवेंट वेबसाइट है, ठीक है। इनके यूजेस देखते हैं। जैसे सपोज कोई स्टार्टअप्स हैं जिनको प्रेजेंट टाइम के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से डोमेन परचेज कर रहे हैं तो वो इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, ठीक है, कोई नई टेक्नोलॉजी कंपनी है वो .tech को यूज़ करेंगे, वो रिफ्लेक्ट करेगा ये वेबसाइट जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग में मैंने बताया इसको इसको यूज़ कर सकते हैं हम, .online, ठीक है। या फिर ऑनलाइन स्टोर्स में के लिए, अब .online स्टोर्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये रिफ्लेक्ट करेगा कि जो स्टोर है ऑनलाइन स्टोर है। तो इस तरीके से ये जो नए डोमेन्स हैं कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर आता है डोमेन का स्ट्रक्चर। डोमेन स्ट्रक्चर मतलब डोमेन, एक डोमेन के जो एड्रेस होता है जैसे google.com या .com, तो इसमें जो चीज़ें एलिमेंट्स लगे होते हैं, ठीक है, उनको ब्रेक डाउन किया गया है। इसी तरीके से उनको ब्रेक डाउन करके ही हम डोमेन का स्ट्रक्चर समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने इस डोमेन को लिया है, सपोज ये लिखा है blog.example.com, ठीक है। अब इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो जैसे जैसे देखिए ये जो ब्लॉग लिखा है ये है सब डोमेन, मतलब इस डोमेन के अंदर ये डोमेन बना, इसीलिए सब डोमेन, ठीक है। एक वेबसाइट के अंदर दूसरी बनी हुई है इसीलिए ये सब डोमेन है। फिर है एग्जाम्पल, सपोज example.com, ये डोमेन नेम है, जो मेन दिखा रहा है जो वेबसाइट का नाम है वो है example.com। और ये जो .com है ये आपको पता है एक्सटेंशन है, इसको टीएलडी कहते हैं, अभी ऊपर बताया था आपको, टॉप लेवल डोमेन। तो इस तरीके से डोमेन का स्ट्रक्चर देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत डोमेन में पूरे में?
No, sir. अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, यह है होस्टिंग। ठीक है, डोमेन आपको समझ में आया था। आप समझ लीजिए वही आपके घर का एड्रेस था एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब जो होस्टिंग है, ऐसे समझ लीजिए ये एक जगह है। ठीक है, ये एक तरीके से आपका बना हुआ घर है। डोमेन मतलब एड्रेस है, होस्टिंग मतलब बना हुआ घर है। उसी एड्रेस पे आपका जो घर बना हुआ है, वो घर किस किस चीज़ से बना है? ईंट हो गई, सीमेंट हो गए, और भी बाकी चीज़ें होंगी जिससे घर बनता है। घर बनने के बाद अंदर चीज़ें होती हैं, टीवी होती है, फ्रिज होते हैं। सेम उसी तरीके से होस्टिंग भी है। आपने एड्रेस खरीद लिया, अब होस्टिंग में आपकी वेबसाइट की जो थीम्स है, जो वेबसाइट बनाई जाएगी, स्ट्रक्चर कैसा हो, कौन से ऑप्शंस कहाँ होंगे, बटन्स कहाँ होंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें होस्टिंग में जाके सेव होंगी। ठीक है, तो देखिए, होस्टिंग इज एन ऑनलाइन सर्वर और स्टोरेज स्पेस वेयर वेबसाइट फाइल्स आर स्टोर्ड। वेबसाइट की जो हमारी फाइल्स होती हैं वो होस्टिंग में ही सेव होती हैं। ठीक है, होता क्या है, जब भी कोई यूज़र, सपोज ये वेबसाइट है, ये जब भी कोई इसको ओपन करने की कोशिश करेगा, तो होता क्या है, जो होस्टिंग के सर्वर होते हैं, ठीक है, वो ये देखते हैं कि क्या कोई डोमेन इन फाइल से कनेक्टेड है। अगर उसको देखता है तो फिर वही डेटा वो सामने यूज़र को रिफ्लेक्ट करता है। अब कोई भी google.com जब ओपन करता है तो ये फाइल्स दिखती हैं जो ये हमको दिख रहा है, और ये सब स्टोर कहाँ है? होस्टिंग में। ठीक है, अब होस्टिंग कई टाइप्स की होती है। अब होस्टिंग का टाइप्स होने का रीज़न ये है कि सबके जो यूजिंग स्टाइल है, ठीक है, या कैपेसिटी है यूज़ करने की, कि उनको कितना ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफिक मतलब कितने लोग उनकी वेबसाइट पर डे पे आ रहे हैं, उसके हिसाब से चाहिए। सपोज़ मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे आपने देखा कि 500 लोग ही बस आ रहे हैं, तो आपको पता है 500 लोग भी ज़्यादा नहीं, तो उस कंडीशन आपको पता है मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करूँगा इस चीज़ पे, क्योंकि मुझे पता है 500 लोग से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को देख के होस्टिंग लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला है शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है, अब शेयर्ड होस्टिंग को ऐसे समझिए कि एक अपार्टमेंट है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। अब क्योंकि वो एक अपार्टमेंट बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, अब सबकी चीज़ें वहाँ एक ही अपार्टमेंट में रखी होंगी। ठीक है, उसी तरीके से शेयर होस्टिंग में एक सर्वर दिया जाता है आपको, उसी में बहुत सारी वेबसाइट्स के फाइल्स वगैरह स्टोर रहते हैं। अब क्योंकि एक ही स्पेस बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, तो इसकी जो कॉस्टिंग है बहुत कम होती है। ठीक है, अब क्योंकि कोई चीज़ सस्ती है तो उसके कहीं ना कहीं कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो हम देखते हैं होती किसके लिए। देखिए, ये जो स्पेस रहता है ये उन लोगों के लिए सही रहता है जो बिगिनर्स हैं, जो एकदम ही स्टार्ट कर रहे हैं वेबसाइट्स को। ठीक है, उन्होंने नई नई वेबसाइट बनाई है, या इस सेक्टर में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वेबसाइट्स वगैरह खरीदने के। ठीक है, या फिर ब्लॉगर्स के लिए। अब ब्लॉगर्स का क्या, उनको बस टेक्स्ट चाहिए होता है, वो टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, टेक्स्ट लिखा पोस्ट किया, उनको मीडिया से इतना मतलब ही नहीं है। ब्लॉग लिखा, 2-3 इमेज लगाई, पोस्ट कर दिया। ठीक है, उनको पता है कि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा, पोस्ट कर देते हैं। या फिर छोटी छोटी जो वेबसाइट्स होती है बिजनेस की, वो यूज़ करती हैं, क्योंकि उनकी नई नई वेबसाइट है, उनको नहीं पता कि बिज़नेस सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ट्रैफिक आएगा कि नहीं। तो एज अ स्टार्टअप, ठीक है, एकदम ही शुरू के स्टार्टिंग में वो शेयर्ड होस्टिंग ले लेते हैं। ठीक है, उसके एडवांटेजेस देखो, ये बहुत ही अफोर्डेबल रहती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहती है, अफोर्डेबल रहती है। ठीक है, इसको ईजिली मैनेज किया जा सकता है। मैनेज करने का मतलब है जैसे आप अपने फ़ोन में मेमोरी कार्ड में फाइल्स इधर उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उसी तरीके से होस्टिंग में भी वही चीज़ है, वही तरीके से फाइल मैनेजर समझ लीजिए। तो आप इजीली फाइल्स को इधर उधर मूव कर सकते हो। ठीक है, इसी वजह से ये बिगिनर फ्रेंडली होती है, कोई भी इसको मैनेज आराम से कर सकता है, इसको आराम से मैनेज कर ले जाता है। ठीक है, तो ये होती है शेयर्ड होस्टिंग। इसमें एक ही स्पेस बहुत सारे लोग शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए अच्छी, ब्लॉगर्स के लिए, जो छोटी छोटी नई वेबसाइट्स जो लॉन्च हो रही हैं उनके लिए, जिनको वेबसाइट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, होस्टिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, उन लोगों के लिए बेस्ट है ये। ठीक है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? देखिए, अब क्योंकि एक ही स्पेस बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं तो पक्का कंजेस्टेड होगा। ठीक है, और सबको जो स्पेस है वो लिमिटेड मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ज़्यादा यूज़ कर ले बाकी सबको हटा दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबको स्पेस बराबर ही दिया जाएगा। अब
क्योंकि एक बिल्डिंग में ही उसी को डिवाइड कर दिया जाएगा 5-6 लोगों में, 7-8 लोगों में। अब क्योंकि जो स्पेस है लिमिटेड हो गया, तो परफॉर्मेंस भी लिमिटेड हो जाएगी। अब एक तरीके से समझ लीजिए, जो सर्वर्स होते हैं वो बता देते हैं आपको इतना स्पेस दिया है, आपको अपनी वेबसाइट बस इतने ही स्पेस में रखनी है। आपको 1 GB स्पेस दिया है, बस 1 GB में ही अपना सारा काम करिए। यही इसका डिसएडवांटेज है बस। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जो स्टार्टिंग कर रहे हैं इस फील्ड में। ठीक है। अब दूसरा जो होता है, अगर इस शेयर होस्टिंग की वेबसाइट पे, जो ही वेबसाइट शेयर होस्टिंग पे होस्ट हुई है, अगर इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया तो वेबसाइट स्लो हो जाती है। ठीक, सीधी सी बात है, आप ऐसे समझिए, बहुत सारे लोग अगर लाइन में एक साथ लग जाएंगे, ठीक है, ट्रैफिक लग जाए तो भाई धीरे धीरे मूवमेंट होगा। वही है, क्योंकि लिमिटेड स्पेस है और सब लोगों को वेबसाइट विजिट भी करनी है। तो जब एक यूज़र जाएगा तब दूसरा यूज़र आएगा, इसीलिए जो ट्रैफिक है स्लो हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग एक बार में एक साथ आ गए तो ट्रैफिक स्लो हो जाता है। ठीक है, यह है शेयर्ड होस्टिंग। फिर आते हैं वीपीएस में। वीपीएस का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ठीक है, इस होस्टिंग में होता क्या है, आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, आपको एक आपका खुद का एक अपार्टमेंट दे दिया जाता है एग्जांपल के लिए। ठीक है, आपसे कहा जाता है आपको हम एक अपार्टमेंट दे दे रहे हैं, अब आप जितनी फाइल्स में स्टोर करनी है करो, ये अब आपका अकेले का है पूरा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए और बताओ, सपोज आपको एक हार्ड डिस्क दे दी गई, ताकि अभी पूरी हार्ड डिस्क आपकी, और कोई यूज़ नहीं कर सकता, आप यूज़ करेंगे इस पर। अब आप जब आपको दे दी गई 10 GB की हार्ड डिस्क, अब उन्होंने कहा चाहे आप 1 GB यूज़ करो चाहे 10 GB, अभी आपके ऊपर है, लेकिन और कोई यूज़ नहीं करेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ठीक है, अब देखिए ये होता किसके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, ऐसी वेबसाइट जो ग्रोइंग स्टेज में होती हैं, जिनको लगता है कि अब ट्रैफिक बढ़ता ही चला जा रहा है, जो शेयर होस्टिंग से अब आगे बढ़ चुकी हैं। ठीक है, जिनको लगता है ट्रैफिक बढ़ता ही चला जा रहा है, उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, या फिर मीडियम साइज बिजनेस के लिए। अब क्योंकि सपोज किसी ने अपनी बिजनेस वेबसाइट लॉन्च की, स्टार्टिंग में उन्होंने देखा ज़्यादा यूज़र्स नहीं आ रहे थे, अब एकदम से स्पाइक हुआ ट्रैफिक आना, कस्टमर्स और ज़्यादा ऐड होने शुरू हो गए। अब उन्होंने देखा कि अगर यूज़र्स को वेट करना पड़ा, ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, वेबसाइट स्लो हो गई, तो यूज़र्स कहीं ना कहीं छोड़ देंगे, शॉपिंग नहीं करेंगे। तो इस चीज़ के लिए वो फिर पीपीएस परचेज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। देखिए, इसकी जो स्पीड होती है बहुत सही रहती है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपका खुद का स्पेस है, तो ट्रैफिक के तो चांस है ही नहीं बिल्कुल कि स्पीड स्लो हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, स्पीड बहुत बेटर होगी। ठीक है, आपके पास हर एक चीज़ का कंट्रोल रहेगा। सपोज आप, जैसे एग्जांपल, पूरी पूरी हार्ड डिस्क आपकी, अब आपकी मर्ज़ी है उसको जब चाहे ऑन करिए, जब चाहे ऑफ करिए, जो फाइल को जहाँ रखना रखिए, कोई लिमिटेशन नहीं। लेकिन शेयर होस्टिंग में ऐसा नहीं था, आपको बताया था 4 लोग रहते हैं तो सबकी चीज़ें अरेंज है। लेकिन वीपीएस में पूरा पूरा जो हार्ड डिस्क है आपकी। ठीक है, तो आप हर एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है स्केलेबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज जितने भी हैं, कोई फाइल्स हैं, ठीक है, फाइल्स हो गई, इसमें कोई डेटा हो गया, ठीक है, अच्छे से उन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस, बस वीपीएस का एक ही डिसएडवांटेज है कि इसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले तो आप इजीली कर सकते थे, मानते देखिए पूरा डेटा एक्सेस आपके पास है, पूरी हार्ड डिस्क आपको दी गई एक तरीके से। लेकिन अब क्योंकि पहले एक स्पेस को 4 लोग मैनेज कर रहे थे, अब आपका पूरा स्पेस आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, बस एक यही डिसएडवांटेज है वीपीएस का। फिर आते हैं थर्ड पे, डेडिकेटेड होस्टिंग। ठीक है, डेडिकेटेड होस्टिंग को ऐसे समझिए कि अब पहले अपार्टमेंट ही दिया जा रहा था, अब पूरी बिल्डिंग आपको दी जा रही है। एक पूरी बिल्डिंग अब आपको अलॉट की जा रही है, पूरा एक सर्वर आपको दे दिया जा रहा है किसी एक पर्सन को या पूरी एक वेबसाइट के लिए। आप सपोज एक पूरा का पूरा अपार्टमेंट, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर किसी को दिया जाए तो पूरा पूरा ट्रैफिक उनके पास है। ठीक है, अब अगर इतना सारा स्पेस है, अब एक पूरा पार्ट, पूरी बिल्डिंग होगी, उसमें तमाम रूम होंगे, तमाम स्पेस होगा, अब अब आराम से लोग उसमें आ सकते हैं। उसी तरीके से जब पूरा पूरा एक सर्वर दिया जाएगा, ठीक है, तो
बहुत सारे लोग उसमें एक्सेस कर सकते हैं। एक टाइम पे 1000, 2000, 20,000, 30,000 लोग आराम से शॉपिंग कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी पेज एरर के या वेबसाइट क्रैश होने के। इसीलिए ये जो होती है, जो बड़े बिजनेसेस होते हैं जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो कहीं ना कहीं डेडिकेटेड होस्टिंग यूज़ करती हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा सर्वर एक अकेली वेबसाइट के लिए चलाते हैं, शेयर नहीं करते हैं। क्योंकि इनको पता है लैक्स ऑफ ट्रैफिक्स आता है ईच डे का, लैक्स ऑफ यूज़र्स आते हैं रोज़। ठीक है, इसीलिए डेडिकेटेड होस्टिंग यूज़ करते हैं। दूसरा है ये हाई ट्रैफिक वेबसाइट्स के लिए, जिन बहुत सारा ट्रैफिक आता है, बहुत ज़्यादा। मान लिया आप ले लीजिए विकीपीडिया है, यूट्यूब है, आपको पता है इन पर अच्छा ट्रैफिक आता है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। इसीलिए लोग डेडिकेटेड होस्टिंग यूज़ करते हैं। और इसके एडवांटेजेस, ठीक है, इस देखिए ये जो होस्टिंग होती है डेडिकेटेड, इसकी जो परफॉर्मेंस होती है बेस्ट होती है। यहाँ पे चांस ही नहीं किसी चीज़ का कि स्पीड स्लो हो जाए, ठीक है, क्रैश हो जाए, बहुत कम चांस है इसका। क्योंकि पूरा कंट्रोल आपके पास में है, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे ऐसा हो तब तक नहीं होगा। ठीक है, और आपके पास, क्योंकि पूरा अपार्टमेंट आपका है, पूरा सर्वर आपका है, तो पूरा कंट्रोल आपके पास है उस चीज़ का, चाबी आपके पास है, जैसे चाहे मैं वैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब डेडिकेटेड होस्टिंग का बस एक ही डिसएडवांटेजेस है, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, और दूसरा, इसको मेंटेन करने के लिए अच्छी खासी स्किल्स की ज़रूरत होती है। जो नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं, सर्वर इंजीनियर्स जो भी होते हैं, वही से इसको मैनेज कर पाते हैं, और लोग नहीं मैनेज कर पाएंगे इसको, नॉर्मल पीपल। ठीक है, ये होता है डेडिकेटेड होस्टिंग में। ठीक है, फिर आता है क्लाउड होस्टिंग। इसके बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लोग कहते हैं ना क्लाउड पर अपनी फाइल सेव कर ली, ये वो, तो ये उसी से रिलेटेड है। ऐसे समझ लीजिए कि मल्टीपल अपार्टमेंट्स अक्रॉस सेवरल बिल्डिंग्स वर्किंग टुगेदर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंग्स में जो एक साथ काम कर रहे हैं, वो होती है क्लाउड होस्टिंग। ठीक है, वेबसाइट्स आर होस्टेड अक्रॉस मल्टीपल क्लाउड सर्वर्स। एक वेबसाइट की फाइल है, मान लेते हैं कोई वेबसाइट है, वो ए सर्वर पे होस्ट हुई है, बी पे हुई है, सी पे हुई, डी हुई, लेकिन सब चारों क्लाउड पे ही हैं। इन एनी केस एक सर्वर भी अगर क्रैश हो जाता है, ए वाला, तो बी, सी और डी, इनके पास भी इसका डेटा है, वो रन होते चले जाएंगे। तो इसीलिए क्लाउड को इसीलिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये किसके लिए होती है, देखिए ये स्टार्टअप्स के लिए होते हैं। स्टार्टअप्स का मतलब यहाँ ये नहीं है कि बिल्कुल बेसिक से, स्टार्टअप्स मतलब जो अच्छे पैसे से इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1000 2000 वाली बात नहीं है, तो करोड़ों से स्टार्ट करते हैं, उनके लिए ठीक है, कि वो चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट कभी डाउन ना हो। अगर एक सर्वर भी क्रैश हो गया तो एटलीस्ट दूसरा है उनके पास। और दूसरी जो यूज़ होता है इसका क्लाउड का, मान लीजिए आप इंडिया में हैं, ठीक है, तो इनकी एक वेबसाइट का जो होस्टिंग है, जो क्लाउड पे डेटा है, वो इंडिया में रहेगा। अब क्योंकि जो वो सिर्फ इंडियन यूजर्स के लिए रहेगा, ताकि इंडियन जो यूजर्स हैं उनको वो वाला शो हो। एक दूसरी जगह इनका यूएस में है, तो यूएस वाला यूएस के लिए हो। इसका रीज़न क्या है, जो नियरेस्ट सर्वर की लोकेशन होगी, लोग सिंपली वही एक्सेस कर पाएंगे। अब इंडियन यूजर्स अगर यूएस वर्जन बेस्ड वेबसाइट खोलें तो थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, दूसरा है ये स्केलेबल एप्लीकेशंस के लिए। ऐसे समझ लीजिए कोई एयर टूल्स वगैरह नए हैं, कोई नहीं चाहेगा कि कोई एप्लीकेशन है कि वो डाउन हो सकता है इसमें यूज़र ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब क्योंकि किसी वेबसाइट पे यूज़र बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उसके क्रैश होने के। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं कि सपोज एक सर्वर या दूसरा तो है अपने पास। ठीक है, या फिर तीसरा है लार्ज डायनेमिक वेबसाइट्स। इसका मतलब है जो ऐसी वेबसाइट जो बहुत ज़्यादा डायनेमिक बेस्ड होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा उस पर यूज़र्स का आना जाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम है उस पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनपुट आउटपुट चल रहा है उस पर। ठीक है, उन वेबसाइट्स के लिए ठीक है ये। ठीक है, अब इसमें इसके एडवांटेजेस देखिए,
होता क्या है, इसका जो अप टाइम होता है, अप टाइम का मतलब सर्वर कभी भी बंद नहीं होता है। 99% जो सर्वर है हमेशा काम करता रहता है। ऐसा नहीं आता कि सर्वर नॉट फाउंड या ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं, चलता रहता है ये। ठीक है। फिर ना फ्लेक्सिबल स्केलिंग। ठीक है। देखिए ऐसे समझ लीजिए कि जितना हमारा यूज़ होगा हम उतना ही परचेज करेंगे और उतने ही रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अपनी मर्जी के हिसाब से हम स्केल कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। अब क्योंकि क्लाउड में डेटा सेव है और एक में मल्टीपल लोकेशंस पे सेव है, मल्टीपल सर्वर्स पे है। ठीक है। तो परफॉर्मेंस तो स्ट्रॉन्ग रहेगी इसकी। ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस बस यही है कि इसकी प्राइसिंग जो है अपने यूज़ के हिसाब से है। अब क्योंकि आपको सोचिए ऐसी वेबसाइट जो हर कंट्री के स्पेसिफिक अलग वर्जन से खुलती है। डॉट इन है, मतलब इंडियन की, अमेजोन डॉट इन है वो इंडियन के लिए है, अमेजोन डॉट यूएस है यूएस के लोगों के लिए, डॉट डॉट यूके है यूनाइटेड किंगडम के लिए है। ठीक है। क्योंकि इस तरीके से उनको बिजनेस करना मल्टीपल लोकेशन मल्टीपल कंट्रीज़ पे, तो फिर प्राइस उनकी ज़्यादा होगी। अगर आपको लगता है आपकी सिंपल एक वेबसाइट है, आप मल्टीपल लोकेशंस पर उसको यूज़ करना चाहते हैं, यूके में भी, यूएस में भी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी, इंडिया में भी, तो आप हर जगह सर्वर परचेज करेंगे ये। ठीक है। फिर आता है वर्डप्रेस होस्टिंग। ठीक है। वर्डप्रेस पहले ऐसे समझ लीजिए, वर्डप्रेस होता है एक सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके ऊपर वेबसाइट्स बनती हैं। एक तरीके से वेबसाइट बिल्डर भी होता है। वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है ये, इसको सीएमएस कहा जाता है। सीएमएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। तो देखिए क्योंकि वेबसाइट वर्डप्रेस होस्टिंग का मतलब यही, जो होस्टिंग है वो सिर्फ स्पेसिफिकली वर्डप्रेस के लिए ही है। वो वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना बहुत ईजी है। जैसे आप फोटो पर एडिट करते हैं, एलिमेंट्स ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, सेम उसी तरीके से वेबसाइट वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनती है वो भी वैसे ही बनती है। ठीक है। अब क्योंकि ये सिर्फ वर्डप्रेस के लिए ही बनाई जाती हैं तो हाईली ऑप्टिमाइज होंगी। ठीक है। मतलब जो डाउन टाइम है बहुत कम होगा। ठीक है, इजीली काम हो सकता है इस पर। अब क्योंकि वर्डप्रेस की बात है तो वर्डप्रेस ज़्यादातर ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं इस पर। ब्लॉगर्स मतलब जो कंटेंट लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं। दूसरा, ठीक है, उन लोगों के लिए जो वर्डप्रेस के यूज़र्स होते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, याद करिएगा, मैं वर्डप्रेस होस्टिंग बात करूँ, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जो वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए होस्टिंग अच्छी है वर्डप्रेस की। अब क्योंकि वो वर्डप्रेस पे ही वेबसाइट बना रहे हैं तो उनके लिए वर्डप्रेस की होस्टिंग अच्छी होगी। ठीक है। या फिर कंटेंट वेबसाइट्स के लिए, कंटेंट वेबसाइट्स, देखिए इस कंटेंट वेबसाइट्स में आप ऐसे भी अपने जैसे स्टोर वगैरह उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह हो गई, ठीक है, वीडियोज़ वगैरह हो गए, टूल्स वगैरह भी हो गए, वो भी काम करते हैं लेकिन एक लिमिट में। ठीक है। लिमिट इन द सेंस, क्योंकि ये वर्डप्रेस के लिए है। ठीक है। तो ये ट्रैफिक के लिए ऑप्टिमाइज इतनी नहीं है कि बहुत सारे यूज़र्स आ जाएं। ठीक है। अब देखो इसके एडवांटेजेस, बहुत ही इजीली मैनेज हो जाती है, बहुत इजीली सेटअप हो जाता है, एक क्लिक किया सीएमएस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है इस पर। ठीक है। दूसरी चीज़, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहती है क्योंकि वर्डप्रेस के लिए बनी है, इजीली काम करेगी। डिसएडवांटेज बस इसका एक ही है कि ये जो वर्डप्रेस होस्टिंग है ये ज़्यादातर यही सोच के बनाई गई हैं कि वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए ही होंगी, बस इसके अलावा और इसका कोई इशू नहीं, क्योंकि इसका नाम ही है वर्डप्रेस होस्टिंग। सीधी सी बात है, वर्डप्रेस सीएमएस बेस्ड वेबसाइट्स के लिए ही बनाया गया होगा ये। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत?
वैसे देखिए, अब हम देखते हैं कि इनको ढूंढा कैसे जाता है, रजिस्टर किया कैसे जाता है। ठीक है, देखिए, पहली चीज़ आप ये जानिए कि वो जगह, ठीक है, जो वेबसाइट्स को रजिस्टर करवाती है, वेबसाइट्स को रजिस्टर करवाती है, उनको कहते हैं रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार, ठीक है। अब कौन कौन सी वेबसाइट्स होती है, देखिए, आपने इसके बारे में सुना होगा, होस्टिंग का सुना आप लोगों ने इसके बारे में। देखिए, ये एक रजिस्ट्रार है जो हमारे लिए, हम यहाँ से वेबसाइट्स खरीद सकते हैं, होस्टिंग ले सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट मतलब ऐसे google.com yahoo.com, इसी तरीके से आप अपना खुद का भी डोमेन खरीद सकते हैं। अब देखिए, ऐसा है कि जो डोमेन्स होते हैं वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने परचेस किया तो कोई दूसरा भी, ऐसा नहीं है। google.com ने अगर गूगल खरीद रखा है तो आप नहीं परचेस कर सकते उसको। डोमेन स्पेसिफाइड होता है एक 1 पर्सन के लिए। सपोज मैंने सर्च किया google.com, देखिए यहाँ शो कर रहा है google.com इज ऑलरेडी टेकन, मतलब ऑलरेडी किसी ने परचेज कर रखा है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें रैंडमली कोई वर्ड्स लगा दूँ, अब देखिए यहाँ दिखा रहा है कि ये अवेलेबल है, हम परचेज कर सकते हैं इसको। देखिए, .com है, 200 रुपये पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, लेकिन इसमें होगा क्या, इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है 1200 रुपये, और ऑलमोस्ट 1300 रुपये, ये 1 साल की कॉस्ट है 1300 रुपये। ठीक है, आपको इस सिर्फ इस डोमेन को परचेज करने के लिए 1300 रुपये 1 साल का खर्चा पड़ेगा। लेकिन आप जब भी किसी बिजनेस के लिए, ठीक है, जब काम करेंगे या किसी कंपनी में, तो ये जो होता है ये कंपनी लेके देती है आपको। ठीक है, इसकी टेंशन नहीं है। इसी तरीके से आप डोमेन्स वगैरह ढूंढ सकते हैं, सपोज आपको पर्सनली लेना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा आकाश डिजिटल मार्केटर.com, ठीक है, ऑलरेडी किसी ने परचेज कर रखा है, लेकिन ये दूसरा अवेलेबल है .online। अब देखिए, यहाँ जरूर दिखा रहा है कि 89 रुपीज़ सिर्फ पहले ईयर के लिए, लेकिन याद रखिएगा इसकी जो कॉस्टिंग होगी उसके बाद वो इतनी जाएगी, 3139, 3000 के आसपास, 3200 के आसपास, 1 साल की। बाकी के देखिए, बाकी के भी एक्सटेंशन यहाँ पे है, आपको पता है CCTLD है कंट्री कोड के हिसाब से, .in। ठीक है, ये .tag है, सबके आगे प्राइसिंग लिखी हुई है कि जब आप इसको रियल टाइम में परचेज करेंगे तो आपको कितना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम डोमेन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि एक रजिस्ट्रार था होस्टिंग का, इसके अलावा और भी एक है GoDaddy, इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। हम आते हैं यहाँ पे इस वेबसाइट पर, सेम चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है वहाँ google.com नहीं दिखाया तो यहाँ दिखा देगा, यहाँ भी नहीं दिखाएगा। देखिए, इसने ऑलरेडी बता दिया है कि ऑलरेडी किसी ने ले रखा है, और इसमें मैं ऐड ऑन कर दूँ कुछ, तो मे बी देयर इज अ ग्रेट चांस कि हमें मिल जाए। देखिए, अब लेकिन आपको पता है ये डोमेन को याद ही नहीं रख पाएगा, तो इसको खरीदने का कोई मतलब ही नहीं। डोमेन नेम हमेशा ऐसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए पहली चीज़, और ऐसा होना चाहिए किसी की जुबान पे आते ही रट जाए उस पर तुरंत। जितना बड़ा डोमेन नेम रहेगा उतना ज़्यादा बेकार रहेगा, तो बेटर है छोटा रखो, ईजी रखो। ठीक है, इस तरीके से हम डोमेन परचेज कर सकते हैं। फिर आता है होस्टिंग। अब देखिए, जो रजिस्ट्रार्स होते हैं ये डोमेन होस्टिंग दोनों चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। अब देखिए, जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे सर्विसेज पर, ये देखिए होस्टिंग है यहाँ पे, वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, VPS। ठीक है, हम आते हैं वेब होस्टिंग पर। यह है प्रीमियम, ठीक है, ये है बिजनेस और ये है क्लाउड का।
ठीक है, हम यहाँ से पहले इसको इंडियन कर लेते हैं क्योंकि जो प्राइस हमें इंडियन के बेसिस पे आएगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कितने महीने का सब्सक्रिप्शन आप खरीदना चाहते हैं। अब मैं सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट 12 महीने का लेके चलो इसको। ठीक है, 12 महीने से कम पे जाएंगे, जैसे मान लीजिए 1 मंथ, तो आपको हर महीने का 600 रुपये प्लस जो जीएसटी इनकी हो इस वेबसाइट की वो उतना चार्ज करेंगे। तो बेटर है कि एटलीस्ट 12 महीने का यूज़ करो। और दूसरी 12 महीने को यूज़ करने का एक फ़ायदा ये है कि आपको एक कोई डोमेन फ्री में मिल जाएगा 1 साल के लिए। आपको पे नहीं करना पड़ेगा डोमेन के लिए, आपको सिर्फ होस्टिंग के लिए पे करना पड़ेगा। अब कोई भी आप एक टीएलडी यूज़ कर सकते हैं, कोई परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सिंगल जो होस्टिंग है ये वाली, ठीक है, ये शेयर्ड है। पहली चीज़, ये जो होस्टिंग है शेयर्ड होस्टिंग है। हम इस होस्टिंग में सिर्फ एक ही वेबसाइट कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्रिएट वन वेबसाइट, मतलब एक ही वेबसाइट इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमको 10 GB जो स्टोरेज है वो मिलेगा कि हम अपनी वेबसाइट की फाइल 10 GB स्टोर कर पाएँ। ठीक है, प्रीमियम में हम अपनी 3 वेबसाइट्स कनेक्ट कर सकते हैं और हमको 20 GB डेटा मिलता है कि हम अपनी वेबसाइट की 20 GB जो डेटा होगा फाइल्स होगी वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और हमको 1 साल के लिए डोमेन फ्री मिलता है जो कि इसमें नहीं मिलता। ठीक है, सेम चीज़ है बिजनेस में भी। बिजनेस में हमको मिलता है 50 GB स्टोरेज और 50 वेबसाइट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। हम 50 वेबसाइट्स को बिजनेस होस्टिंग में इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लाउड आपको ऑलरेडी पता है क्लाउड क्या होता है, क्योंकि पावरफुल होता है, डेटा हमेशा लाइव रहता है। ठीक, तो 100 GB डेटा मिलता है और 100 वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ईच वेबसाइट के लिए 1 GB, जो कि सफिशियंट है क्योंकि वो डेटा क्लाउड पे है। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें 1 साल के लिए फ्री मिला था, ठीक है, उसी हिसाब से हमको यहाँ भी फ्री मिलेगा। इसमें भी एक वेबसाइट फ्री मिलेगी, सेम इसमें भी रहेगा। ठीक है, इस तरीके से होस्टिंग है। अब ऐसा नहीं सिर्फ होस्टिंग ही प्रोवाइड कराता है। GoDaddy पे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे तो अलग ही ऑप्शन है होस्टिंग का। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, हम आते हैं और होस्टिंग ऑप्शंस पे। देखिए शेयर्ड होस्टिंग है, वीपीएस होस्टिंग है, वर्डप्रेस की होस्टिंग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी प्राइस दिखा रहा है होस्टिंग की, ये दिखा रहा है 10 GB स्टोरेज होगा और हम एक वेबसाइट कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको डोमेन नहीं परचेज करने देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, हमें 20 GB स्टोरेज मिलेगा और हम एक वेबसाइट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ये है दूसरा प्लान जिसमें 30 GB मिलता है और 3 वेबसाइट्स कनेक्ट कर सकते हैं। ये वर्डप्रेस का था। अब आते हैं शेयर होस्टिंग पे। ठीक है, और शेयर होस्टिंग में हम जब आते हैं तो देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगी और 10 GB तक डेटा। ठीक है, इस होस्टिंग में हम अपनी एक वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं, एक वेबसाइट का डेटा यहाँ स्टोर हो सकता है। फिर आता है इकॉनमी प्लान। ठीक है, इसमें हमको फ्री डोमेन मिलेगा 1 साल के लिए, जैसे कि इसमें मिल रहा था। ठीक है, जैसे ये दिखा रहा था सेम इसी तरीके से इसमें ही मिलेगा और 25 GB स्टोरेज मिलेगा। इसमें भी लिखा हुआ एक वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस फ्री ईमेल भी मिलेगी इसमें कस्टम, वो इसमें भी रहेगा आपके लिए। देखिए फिर आते हैं डीलक्स प्लान पेन के। ठीक है, यहाँ पे 50 GB स्पेस मिलता है और प्लस 10 वेबसाइट्स को इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी डोमेन एक फ्री मिलेगा और एक फ्री ईमेल मिलेगा। ठीक है, इसी हिसाब से वीपीएस का देखते हैं। अब वीपीएस आपको पता लग गया ऑलरेडी इन सबको देखे प्राइसेस पर। ठीक है, अब इसमें क्या है, डोमेन मिलता नहीं, हमको डोमेन परचेज करना ही पड़ेगा अलग से। डोमेन अगर फ्री में है चाहिए आपको, तो ठीक है, वो शेयर में ही मिलने वाला है। ठीक है, अब ये वीपीएस है तो ये कॉस्टली होगा। अब सोचिए 1200-1300 रुपये पर मंथ का है, 3300 ईच मंथ का है, वो भी उस कंडीशन में अगर आप इसको 3 महीने के लिए खरीदेंगे और सिर्फ पहले 3 महीने के लिए इतना कॉस्ट पड़ेगा। वरना इसकी जो कॉस्टिंग है 5,629 रुपये है हर महीने की।
ठीक है। इसमें यही सब प्लान्स है। ठीक है, तो ये था किस तरीके से आप डोमेन ले सकते हैं। ठीक है, आप कैसे डोमेन ढूंढ सकते हैं, कैसे परचेज कर सकते हैं, कैसे होस्टिंग को ढूंढ सकते हैं, होस्टिंग किस तरीके से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अब ये तभी परचेज करिएगा जितना आपको पता हो कि कितने यूज़र्स हैं, कितना ट्रैफिक है, तो उसी के बेसिस पे होस्टिंग ली जाती है। ठीक है, आप GoDaddy से भी घर खरीद सकते हैं, होस्टिंगर से भी ले सकते हैं, और जहाँ से हम ये सब लेते हैं उसको कहते हैं रजिस्ट्रार। इन सबको रजिस्ट्रार्स कहते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट जहाँ से हम खरीदते हैं तो रजिस्ट्रार जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक नई चीज़ आती है। देखिए, सपोज़ आपको किसी वेबसाइट के बारे में ये जानना है कि ये कब रजिस्टर हुई, कब इसको परचेज़ किया गया था किस ईयर में, और किसने परचेज़ किया था, और किस रजिस्ट्रार के थ्रू। तो इसके लिए ये वेबसाइट होती है। ठीक है, इसको कहते हैं हु इज़। ठीक है, होता क्या है, हम उस पर्सन का या उस बिजनेस वेबसाइट का एड्रेस यहाँ डालते हैं। सपोज़ मैं डालता हूँ google.com, मैंने यहाँ सर्च किया, तो अब देखिए इन्फॉर्मेशन आई, ये दिख रहा है कि वेबसाइट सबसे पहले कब परचेज़ की गई थी। ये 1997 में परचेज़ की गई थी, 15 सितंबर 1997 में इसको परचेज़ किया गया था, इस डोमेन को google.com को। अभी एक्सपायर कब होने वाला है, 2028 में। ठीक है, और ये लास्ट टाइम रिन्यू कब कराई गई थी, 2019 में। तो इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं कि सपोज़ मान लीजिए कोई डोमेन का नेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आप सोच रहे हैं आप उसको परचेज़ करना चाह रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर है, तो पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और कहाँ से खरीदा था, जैसे होस्टिंगर GoDaddy है उसी तरीके से ये भी एक रजिस्ट्रार है markmonitor.com। ठीक है, अब किसने रजिस्टर करा रखा है, गूगल ने परचेज करवा रखा है इसको। ठीक है, तो यहाँ से ये डेटा भी चेक कर सकते हैं कौन सा किस वेबसाइट का है। ठीक है, तो देखिए यही सारी चीज़ें थी डोमेन होस्टिंग